हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का, जो आपका 2 से 3 नंबर वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए होने वाला है। जो आपका एग्जाम 21 फरवरी का होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण इसका प्रचलित नाम है। आगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके, याद रखिएगा यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो CaOH2 हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना का। ठीक है ना। अब बिना बुझा हुआ चूना का बोलेगा तो आप क्या बोलेगा? CaO हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना का। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम लोग धोने का सोडा भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जितना भी आपको अम्ल वाला जो है वो पूरा याद कर लीजिए। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। टमाटर में कौन सा अम्ल हो जाएगा, दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के लिए। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। आगे यदि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है जो आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है? देखिए आश्रित जल मतलब शुद्ध जल, और शुद्ध जल में क्या होता है? H+ आयन नहीं होता है। जब H+ आयन नहीं होगा तो क्या करेगा? विद्युत का चालन नहीं करेगा। जबकि वर्षा जल में क्या होगा? H+ आयन होगा, H+ आयन होगा, जिसके कारण क्या होगा? आपको विद्युत का चालन करेगा। वही लिखना है। आश्रित जल क्या होता है? जो हम लोग घर में जो पानी पीते हैं आश्रित जल होता है, शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है? H+ आयन नहीं बनता है, तो विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। इसमें H+ आयन नहीं बनेगा तो क्या होगा? विद्युत का चालन नहीं होगा। जबकि वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मात्रा अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस से मिलकर उसे अम्ल बना देता है और इसमें H+ आयन उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। ये भी आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता? देखिए साफ क्वेश्चन में ही बोला है जल की अनुपस्थिति। भैया जल ही नहीं है तो जल नहीं है तो H+ आयन होगा, H+ आयन नहीं होगा तो भैया नहीं होगा, तो लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्ल नहीं होगा। सिंपल भाषा में लिखेंगे केवल जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होता है तथा अम्लीय लक्षण दर्शाने के लिए आयनों को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ताजे दूध के pH का मान यदि 6 होता है तो दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर बताइए। तो बोला दही बनने की प्रक्रिया में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखिए दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका pH मान क्या होता है? 6 से कम हो जाता है। आगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो यदि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लेगा तो लवण और जल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कितना पूछा भी गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा? बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO for ½ को जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO for 2:2। इसका आपका क्या ऑब्जेक्टिव को भी याद रखना है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि जल का डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्माण किसका हो जाएगा? जिप्सम का। देखिए जिप्सम का सूत्र है, ये आपका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए जल को डाला गया है, जल को मिक्स किया गया है। ठीक है। और आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण बनाइए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए इसको यदि गर्म करिएगा तो ये और ये और ये बन रहा है। क्या क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का 2 उपयोग लिखिए। कागज बोल रहे हैं, कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। दूसरा क्या? घरों में साफ सफाई करने के लिए हम लोग धोने का सोडा हम लोग का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा का उपयोग जो सोडा जल अग्निशामक में करते हैं, खाने की चीज़ों को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं आघात वर्धनता किसको बोलते हैं?
तो ऐसा कोई भी धातु इसको पीट कर पतला चादर के रूप में बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस गुण को हम लोग आघातवर्धनता बोलते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाए जाते हैं तो धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धनता बोलते हैं। तन्यता किसको बोलते हैं, तो याद रखिए धातुओं को पीट कर लंबा तार के रूप में खींचा जाता है, उसको हम लोग इस गुण को क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। जैसे आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, क्लियर है, तन्यता भी समझ में आ गया आपको। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तरह जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोल रहा है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। यदि सोडियम को खुला रखिएगा तो क्या होगा, अपने आप अभिक्रिया करेगा, जल जाएगा। तो सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा से रखने के लिए, ताकि अचानक आग न लग जाए, उसके लिए हम लोग मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई दो उपयोग बताइए। तो थर्मिट अभिक्रिया देखिए आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग Fe2O3 और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया या करने पर जल्दी तीव्र गति से होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया के क्या कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। Fe2O3 में यदि एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाएगा तो Fe हो जाएगा अलग और Al2O3 अलग हो जाएगा, ऊष्मा भी इसमें निर्माण होगा। तो इसमें किसका काम आता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में और टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में काम आता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भर्जन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो बोल रहा सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। आगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो निस्तापन क्या है। तो बोल रहा है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या होता है, बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निष्पादन इसको हम लोग बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले खनिज देखते हैं। खनिज, सभी खनिज क्या है, अयस्क नहीं कहते हैं, ठीक है। सभी खनिजों में धातुओं का निष्कासन नहीं होता है, ठीक है। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब अयस्क चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है सभी अयस्क क्या होता है, खनिज होता है। सभी अयस्कों को धातुओं का निष्कासन हो सकता है। वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, भर्जन और निष्पादन में ज़रा अंतर बताइए। तो भर्जन क्या, तो यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन क्या है, तो यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दोनों का क्लियर हो गया। आगे यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण को परिभाषित करिए। तो संक्षारण को परिभाषित करते हैं, संक्षारण से बचने का दो उपाय बताइए। तो वायु या नमी की उपस्थिति में, यदि किसी चीज़ को खुला छोड़ दीजिए, वायु और नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत जब बन जाता है, तो परत जब बन जाता है तो बनकर क्या होता है, धीरे धीरे वो धातु नष्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो इसका बचाव क्या है, तो यसद लेपन या उसको पेंट करके जिंक की परत चढ़ाइए तो वो बच जाएगा। दूसरा, पेंट कर धातु के ऊपर पेंट करके भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। या तो तीसरा, ग्रीस लगाकर, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर भी हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिश्र धातु। देखिए नाम से ही पता चल रहा है भैया, जो यहाँ पर मिश्र धातु का बात बोल रहा है, इसके दो नाम तथा उपयोग बताइए। किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलाने से जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। देखिए इसका नाम और उपयोग, इस्पात और पीतल, जहाज एवं वाहनों के निर्माण के लिए और बर्तनों के निर्माण के लिए हम लोग पीतल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों करते हैं। तो बोल रहा तांबा जो है ना, जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन लोहा या वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, जबकि स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तांबे के बर्तनों में नींबू या इमली के रस को से साफ क्यों किया जाता है। बोले तांबा जो है क्षारीय, जो है तांबा क्या है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, जिसके कारण उसका रंग जो है मलिन हो जाता है तथा मलिन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, तांबे के बर्तन को नींबू
या इमली से यदि साफ किया जाता है ना, तो नींबू या इमली में उपस्थित जो अम्लीय पदार्थ है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन को अलग कर देता है। तांबे के बर्तन से क्या करता है, अलग करता है, जिससे बर्तन क्या होता है, बिल्कुल साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ में या खट्टे पदार्थ वाले बर्तन को साफ करने के लिए प्रभावी होता है। आगे यदि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बोल रहा है जो सोना चांदी प्लेटिनम को भी उपयोग जो आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। बोल रहा है प्लेटिनम हो गया, सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, या ये जल्दी संक्षारित भी नहीं होता है। इसकी चमक भी क्या होता है, हमेशा के लिए बना रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने के लिए सोना चांदी और प्लेटिनम का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है श्रृंखला किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दीजिए और श्रृंखला द्वारा अयोगी का निर्माण करिए। तो कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनने की अद्वितीय क्षमता होती है, इससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला कहते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन तथा कार्बन। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है। तो बोल रहा है कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या होने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला कार्बन यौगिक में श्रृंखला का गुण होना, दूसरा कार्बन की संयोजकता 4 होना। आगे यदि देखते हैं अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो प्रमुख अपरूपता के नाम लिखे। तो जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। कार्बन के दो अपरूपता हीरा और क्या है, ग्रेफाइट, ये भी आपको मोस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए समझाते श्रेणी किसको बोलते हैं, तो कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह होता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों में आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझाते श्रेणी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसका अंतर भी आपको CH2 का ही अंतर देखने को ये सब एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, देखिए श्रृंखलन किसे कहते हैं, किन्हीं दो तत्वों का उदाहरण दीजिए जो श्रृंखलन द्वारा यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन जो परमाणु में कार्बन में ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनने की अद्वितीय क्षमता होती है, इसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन हो गया। आगे यदि देखते हैं तो बोल रहा है जो कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्बन यौगिक के श्रृंखला गुणों का होना और कार्बन की संयोजकता 4 होना। अब देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर IUPAC नेम आ रहे हैं, उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO, जो उसका जो IUPAC नाम जो है इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं और इसका जो प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा CHO हो जाएगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पक्का इससे पूछता है। CH3OH का क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा और इसका प्रकार्यात्मक समूह OH हो जाएगा। HCOOH का क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका क्या COOH हो जाएगा, प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं तो बोलो HCHO में मेथेनॉल हो जाएगा, CHO इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। C2H5OH में एथेनॉल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और इसमें देखिए C3H7Cl में क्लोरोप्रोपेन, जिसका क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% से आएगा ही आएगा। देखिए निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। देखिए यहाँ नाम लिखने बोल रहा है, HCOOH का क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड हो जाएगा। HCHO का क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पर CH3CO C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉल बोलते हैं। तो ये भी आपका याद रखिएगा। आगे यदि देखते हैं C2H5OH को क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। C2H5CHO को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रोपेनॉल बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा प्रोपेनॉन बोलते हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है CH3COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, तो क्या लिखिएगा, साबुन तो वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों में Na और K लवण है। आगे देखिए इसका आयनिक भाग जो है COONA समूह होता है। कठोर जल में इनकी कार्यक्षमता क्या होता है, घट जाता है, इसे पानी में घुलने में क्या होता है, समय लगता है। और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे आपका सोडियम स्टीयरेट डिटर्जेंट हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले
सल्फोनिक एसिड जिसे आपको Na और K लवण होता है, इसमें देखिए उसके पास आयनिक भाग जो है SO3Na या SO4Na समूह होता है। कठोर जल उनकी दक्षता को प्रभावित नहीं कर सकता, ये पानी में तेज़ी से घुलते हैं। कुछ डिटर्जेंट जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जैसे उदाहरण आपका सोडियम लोरिल सल्फेट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन्हीं दो उपलब्धियों एवं दो विसंगतियों को लिखे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखिए, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा जाना और अध्ययन में सुविधा होता है। नए नए तत्वों की क्या होता है, खोज होता है। आगे देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियां क्या, हाइड्रोजन को अनिश्चित स्थिति या समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। आगे क्या बोल रहा है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड बनाया। तो तत्वों में अनेक बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, समान गुण वाले एक तत्व को एक समूह में रखने का प्रयास किया, तत्वों के हाइड्रेट एवं ऑक्साइड के अणुसूत्र को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों को वर्गीकृत करना। आगे देखते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव के आवर्त नियम में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव में आवर्त सारणी में 6 आवर्त एवं 8 समूह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या। आधुनिक आवर्त नियम सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार मोजले के अनुसार तत्वों और भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। और देखिए आपका क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। मेंडलीव के आवर्त सारणी यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं होती है। इस आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितना है, 6 है। और इस तालिका में समूह की कुल संख्या कितना, 8 होता है। यह आवर्त सारणी का संक्षिप्त रूप है। आगे यदि देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के 18वें वर्ग में रखा गया है। आवर्त की कुल संख्या 7 है, समूह की कुल संख्या 18 है। यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला, परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर का संयोजकता क्या होगा। तो पहला घर में कितना होता है, 2, दूसरा घर में कितना, 8 होता है। उसके बाद कितना होता है, 18 होता है, 32 होता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12। तो पहला घर में कितना होगा, 2, दूसरा घर में कितना होगा, 8। और जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, संयोजकता इसका 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु संख्या कितना, 16 है। तो 16 है तो भैया कितना हो जाएगा, पहला घर में 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संख्या, दूसरा घर में 8 हो जाएगा, जो बचेगा क्या, 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 2, 8, 6 हो जाएगा। इसका संयोजकता क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।